चैप्टर 2303 ग्रेट शिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। 1। झंग यी चुपचाप विभिन्न क्षेत्रों के बड़े बड़े नेताओं को देख रहा था। वो सब ऐसे बैठे थे जैसे कोई बिजनेसमैन किसी डील के लिए सामने आया हो। चेहरे पर फ्लैटरिंग मुस्कान, पर आंखों में एक ही चाह, झंग यी से ज्यादा फायदा निकाल लेना। झंग यी के होठों पर हल्की सी शांत मुस्कान थी। उसने बगल में बैठी झू के से एक कप गरम मिल्क लिया, शराब की गंध को थोड़ा कम करने के लिए। अच्छा, तुम सबकी मेहनत मैंने देखी है, उसने शांत आवाज में कहा, लेकिन भाई भाई में भी हिसाब होना चाहिए। जब तुम त्याग और समर्पण की बात कर रहे हो, तो पहले ये देख लेते हैं कि इस युद्ध में किसने कितना योगदान दिया। उसने मिल्क का एक छोटा घूंट लिया और कप को पास रखी कॉफी टेबल पर रख दिया। उसकी बात सुनते ही 6 क्षेत्रों के सीनियर एग्जीक्यूटिव्स एक दूसरे को देखने लगे। किसी को समझ नहीं आया कि कहां से शुरू करें। वो सब जानते थे और एलियन दल ने भी वापसी पर बताया था कि इस युद्ध की 95% जीत का श्रेय सिर्फ झंग यी की टीम को जाता है। जियांगनन डिस्ट्रिक्ट, वो तो बस केक पर लगी थोड़ी सी मिठास थी। मैकेनिकल लीजन, लू केरन के 3 सुपर बैटलशिप्स और झंग यी की टीम द्वारा सिल्वर आर्मोर्ड जनरल से हासिल की गई इंटेलिजेंस, यही इस जीत की असली कुंजी थी। और झंग यी खुद तथा उसके कमांड के नीचे मौजूद एलियन एलीट्स, ये सभी इस विक्ट्री के डिसाइसिव फैक्टर्स थे। साफ शब्दों में कहा जाए, अगर 6 क्षेत्रों ने इस युद्ध में भाग भी न लिया होता, तो सिर्फ झंग यी की टीम अकेले ही वुलुयन एम्पायर को हराने की ताकत रखती थी। बस फर्क इतना होता कि मैकेनिकल आर्मी का स्क्रैप रेट ज्यादा बढ़ जाता और झंग यी की टीम को भी कुछ कैजुअल्टीज झेलनी पड़ती। जब झंग यी ने देखा कि कोई उसे झुठलाने या बहस करने की कोशिश नहीं कर रहा, तो उसने संतोष से सिर हिलाया। ठीक है, उसने कहा, मैंने तुम सबके योगदान नोट कर लिए हैं। डाटाबेस में सब रिकॉर्ड है। अब वुलुयन एम्पायर से मिले स्पॉइल्स इतने ज्यादा है कि अभी उनके डिस्ट्रीब्यूशन का हिसाब लगाना मुश्किल है। लेकिन यहां आज मैं तुम सबको एक बात की गारंटी दे सकता हूं। उसकी नजर सब पर घूमी, सबके दिल की धड़कनें तेज हो गई। कोई थोड़ा नर्वस तो कोई उम्मीद से भरा हुआ। शंग दाओवे और उसके साथियों ने हल्का सिर झुका लिया। झंग यी की टीम के अलावा सबसे बड़े लाभार्थी वही थे। सिर्फ ब्लैक चैरियट लेवल एलियन ओरिजिन का मिलना ही उनके लिए अनमोल अवसर था। झंग यी ने न सिर्फ उन्हें मौका दिया, बल्कि उन्हें सही जगह भी स्थापित किया। और इस पूरे युद्ध में एक भी एलियन नहीं मरा। झंग यी ने आगे कहा, मैं ये वादा करता हूं, जितना तुमने इस युद्ध में लगाया है, उसका 20 गुना मैं तुम्हें लौटाऊंगा। उसके ये शब्द सुनते ही हर क्षेत्र के सीनियर लीडर्स की आंखों में चमक आ गई। 20 गुना इनाम। ये शब्द सुनकर सबके चेहरों पर एक साथ उत्साह फैल गया। सोचो, इस युद्ध के लिए हर क्षेत्र ने अपने कुल संसाधनों का लगभग 50% लगा दिया था। अब अगर उसका 20 गुना वापस मिले, तो हर रीजन की ताकत 10 गुना से ज्यादा बढ़ जाएगी। पर समझदार लोग ये भी समझ गए कि अगर झंग ये इतनी उदारता दिखा रहा है, तो उसकी अपनी टीम को उससे कहीं ज्यादा मिला होगा। शायद इतना ज्यादा जितना सोचना भी मुश्किल हो। लेकिन कोई मूर्ख नहीं था। सब जानते थे कि फैसला करने का अधिकार पूरी तरह झंग यी के हाथों में है, और वो जो दे रहा है वो उनकी अपेक्षा से कहीं ज्यादा है। झंग यी ने आगे कहा, जैसा मैंने कहा, इन्वेंट्री अभी कंपाइल हो रही है। अभी तय नहीं हुआ कि कौन कौन से आइटम्स तुम लोगों को मिलेंगे, लेकिन ज्यादातर वुलुयन एम्पायर की टेक्नोलॉजी, वेपन्स और एनर्जी सिस्टम्स होंगे। कुल मिलाकर जो सप्लाईज तुमने लगाई थी, उनका 20 गुना मिलेगा, और उससे कम नहीं। अब बार बार मेरे पास आकर हिसाब करने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत व्यस्त हूं। हर एक का अकाउंट बैलेंस करने का समय नहीं। वुलुयन एम्पायर जैसी शक्तिशाली सभ्यता को हराने के बाद उन्हें अब 10 हजार तरह के स्ट्रैटेजिक मटेरियल्स मिले थे, कई दुर्लभ और प्राइसलेस। और इन अनुभवी राजनेताओं का स्वभाव ऐसा था
कि वो किसी भी आइटम को छोड़ना नहीं चाहते थे, हर चीज की लिस्ट बनाकर तुलना करने वाले लोग। पर झंग यी को इन छोटी बातों की परवाह नहीं थी। उसे तो वो चीजें भी तथाकथित रिसोर्सेज लगती थी, जो बाकी 6 रीजन्स के लिए खजाना थी, जैसे दसियों हजार टन फॉसिल फ्यूल्स, जिन्हें वो अब भी अनमोल मानते थे। मेंग युअनजुन मुस्कराया और झू झेंग की ओर देखा। लॉर्ड हुंदुन ने जो कहा, उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं। शेंगजिंग रीजन पूरी तरह सहमत है। लॉर्ड हुंदुन का कैरेक्टर हम सबके लिए भरोसेमंद है। जैसा वो कहेंगे, हम वैसा ही करेंगे। झू झेंग ने भी तुरंत हंसते हुए कहा, अरे हुंदुन और मैं तो पुराने दोस्त हैं। हम तो एक दूसरे को भाई कहते हैं। वो हमेशा न्यायपूर्ण रहे हैं। मुझे भी कोई आपत्ति नहीं। बाकी सबने भी सिर हिलाकर सहमति जताई। सबको यकीन था कि झंग यी उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अब जब रिसोर्सेज की बात खत्म हुई, तो अगला विषय और भी गंभीर था। वुलुयन एम्पायर के क्षेत्र का विभाजन। सबसे पहले फिर मेंग युअनजुन ने ही बात शुरू की। केओस, सुना है कि वुलुयन एम्पायर एक बहुत विशाल स्पेस में बसा था, लगभग 20,000 मीटर जमीन के नीचे, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इतना एडवांस था कि शायद हुएक्सू किंगडम के चरम काल से भी बेहतर। अभी हुएक्सू कंट्री की जनसंख्या 100 मिलियन से भी कम है, और बाहरी दुनिया में हर तरफ खतरे हैं। हमें नहीं पता कि अगला हमला कब होगा। तो क्या यह संभव है कि हम वुलुयन एम्पायर के क्षेत्र को बांट लें, ताकि जरूरत पड़ने पर वहां अपने नागरिकों को बसाया जा सके? अब तक चुप बैठे हो तू ने भी धीरे से कहा, भले ही वुलुयन एम्पायर का नाश हो चुका है, लेकिन इस दुनिया में और भी कई प्राचीन और भयानक सभ्यताएं मौजूद हैं, जैसे वो एंशिएंट डीमन जिसे तुमने कभी सील किया था। अगर वो दोबारा जाग गया तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। इसलिए मुझे लगता है कि पूरे राष्ट्र के नागरिकों के इवैक्यूएशन की तैयारी करना बहुत जरूरी है। तभी ली ग्वेंगजाओ, जो ईस्ट चाइना सी रीजन का सुप्रीम कमांडर था, ने मेंग युअनजुन की ओर देखा। मेंग शुआई, याद है तुम्हारे शेंगजिंग रीजन में एक अजीब व्यक्ति है जो टेलीपोर्ट कर सकता है ना? मेंग युअनजुन ने सिर हिलाया। हां, वो है दाई शेंग, स्काईवर्ड स्टार, जो 36 सेलेस्टियल बीइंग्स में से एक है और ड्रैगन क्राइंग गार्ड्स की स्पेशल यूनिट का हिस्सा है। उसकी एबिलिटी है स्पेशल कोऑर्डिनेट्स सेट करना और पर्सनल को ट्रांसफर करना। इसने तियनहाई सिटी और वुलुयन एम्पायर के पहले युद्ध में अहम भूमिका निभाई थी। ली ग्वेंगजियाओ ने सोचा और बोला, तो फिर दाई शेंग देश के 6 बड़े क्षेत्रों में स्पेशल नोड्स स्थापित कर सकता है और उन्हें वुलुयन एम्पायर की सीमा से जोड़ सकता है। इस तरह अगर भविष्य में कोई संकट आए तो हम पल भर में वहां ट्रांसफर हो सकेंगे। इतना कहने के बाद उसने जाहिर है नजर झंग यी पर टिकाई। केओस, तुम्हारा क्या विचार है? वुलुयन एम्पायर का क्षेत्र इतना विशाल था कि उसमें पहले 27 मिलियन लिजर्डमन रहते थे। उसका शहर क्षेत्र इतना बड़ा था कि वहां आराम से 100 मिलियन से अधिक लोग बस सकते थे, और जरूरत पड़ने पर वो शहर और भी फैलाया जा सकता था। चैप्टर 2304, दी ग्रेट शिफ्ट ऑफ द यूनिवर्स। झंग यी की टीम को जमीन की कोई खास जरूरत नहीं थी, क्योंकि तियनहाई सिटी के मूल लोग बस कुछ हजार ही थे। उन्हें बस इतना करना था कि इंपीरियल सिटी के चारों ओर लगभग 200 किलोमीटर के दायरे में एक जमीन का हिस्सा घेर लिया जाए। वही सेंट्रल अर्बन एरिया जहां सबसे ज्यादा समृद्धि थी। वहां वो लोग बेहद आराम से रह सकते थे। आखिरकार सभी संसाधन झंग यी ने ही इकट्ठे किए थे, तो बाकी क्षेत्रों को थोड़ी जमीन दे देना कोई बड़ी बात नहीं थी, खासकर अगर भविष्य में किसी संकट के समय वो लोगों के लिए शरण बन सके। झंग यी ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, यह तो आसान है जहां तक क्षेत्र विभाजन की बात है। वो कुछ पल सोचते रहे, फिर हंसते हुए बोले, क्योंकि मैंने अपनी टीम के साथ ये जगह जीती है, इसलिए इसका बंटवारा कैसे होगा ये मैं तय करूंगा, और कोई आपत्ति नहीं चलेगी। वो बात मजाक में कह रहे थे, लेकिन सब समझ गए कि झंग यी के शब्दों में एक और छुपा अर्थ था। बाद में मेरे फैसले पर कोई बहस नहीं होगी।
सभी ने तुरंत कहा, बिल्कुल, उस अंडरग्राउंड वर्ल्ड का माहौल यहां से कहीं बेहतर है। बाहर की दुनिया में हाड़ कंपा देने वाली ठंड थी। हर दिन गर्मी बनाए रखने के लिए ऊर्जा की भारी खपत होती थी और फसलें उगाना लगभग असंभव था। ऐसे में अगर वे नीचे की दुनिया में बस जाए तो जीवन कहीं आसान हो सकता था। वापस आए इनह्यूमन्स ने बताया था कि अंडरग्राउंड वर्ल्ड का तापमान मानव जीवन के लिए सतह से कहीं ज्यादा उपयुक्त है। हालांकि वहां ऑक्सीजन कम थी, पर उसे वैज्ञानिक तरीकों से धीरे धीरे सुधारा जा सकता था। टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि इंसान अब पर्यावरण को भी बदलने की क्षमता रखते थे। झंग यी ने मुड़कर यांग एक्साइन एक्साइन से कहा, एक्साइन एक्साइन, ये काम तुम्हें करना होगा। जब तुम्हें वक्त मिले इन्हें कुछ क्षेत्र बांट देना। यांग एक्साइन एक्साइन ने हल्के से सिर हिलाया, लेकिन उनका चेहरा शांत था। वो उन 6 क्षेत्रों के वरिष्ठ अधिकारियों की ओर देखते हुए बोली, अंडरग्राउंड वर्ल्ड अभी खंडहर बना हुआ है। आपकी मौजूदा इंजीनियरिंग और निर्माण क्षमता से वहां जल्द रहने लायक माहौल बनाना असंभव है। इसलिए ये काम हमारी मैकेनिकल लाइफ फॉर्म आर्मी को करने दो। वो थोड़ी रुकी, फिर ठंडे स्वर में बोली, और बताओ, कितने लोगों को ट्रांसफर करने की योजना है? क्या तुम पूरी हुएक्सू किंगडम की 80-90 मिलियन आबादी वहां भेजने की सोच रहे हो? अगर ऐसा किया तो पर्यावरण बदलने में बहुत लंबा वक्त लगेगा। अंडरग्राउंड हवा में ऑक्सीजन इतनी नहीं है कि इतने लोगों को जिंदा रख सके। ये काम चरण दर चरण करना होगा। मैंग युअनजून, जी चांगहाई और ली ग्वेंजियाओ एक दूसरे को देखते रह गए। उन्होंने इतने बारीक बिंदुओं पर कभी सोचा ही नहीं था। उनका इरादा बस जमीन कब्जाने और बाद में धीरे धीरे विकसित करने का था। मैंग युअनजून ने दोनों हथेलियां जोड़कर थोड़ी के नीचे रखी और कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। फिर धीरे से बोले, सबसे जरूरी है फ्लेम को बचाना। अगर कभी पूरी हुएक्सू सिविलाइजेशन जीवन मृत्यु के मोड़ पर पहुंच जाए तो हमें सबसे पहले अपने बेहतरीन प्रतिभाशाली लोगों को ट्रांसफर करना होगा। वो और उनके उच्च अधिकारी, यही प्राथमिकता होगी। यांग एक्साइन एक्साइन ने बस सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद सबने समझ लिया कि झंग यी को ऐसी लंबी मीटिंग्स पसंद नहीं है। इसलिए सब बड़े समझदारी से उठ गए और निकल गए। जब शक्ति में असंतुलन होता है, तब मजबूत पक्ष द्वारा दी गई इनामदारी उसी की इच्छा पर निर्भर होती है। असल में झंग यी ने जो रिटर्न उन्हें दिया था, वो उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा था। इसलिए किसी के पास कोई आपत्ति नहीं थी। बाकी सब जा चुके थे, लेकिन झू झेंग अभी भी जल्दी में नहीं थे। वो उठे तो सही, मगर चलते चलते झंग यी के पास आए और मुस्कुराते हुए बोले, ओल झंग, अब जब सब चले गए हैं, चलो थोड़ी दिल की बात करते हैं। देखो, तुम आखिरकार जियांगनन रीजन के ही तो हो। मेरी नजर में तियानहाई सिटी भी जियांगनन रीजन की 2 राजधानियों में से एक है। वो थोड़ा झुककर बोले, तो जरा हमारे जियांगनन डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट हो जाए। झंग यी ने भौहें उठाई। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट? उन्होंने झू झेंग की ओर देखा, थोड़ी को हल्के से सहलाया और कहा, क्या चाहिए तुम्हें? जियांगनन रीजन तो पिछले कई सालों से मेरी सुरक्षा में शांति से फल फूल रहा है। ब्लिजर्ड सिटी में सिर्फ एक झू वायु है जो वाकई में काबिल है। डेंग शेंटोंग तो बाहर रिसोर्स तलाशने गया है। वो तो तुमसे कुछ मांगने नहीं आएगा, है ना? इतना सब होने के बाद भी तुम संतुष्ट नहीं हो। उनके चेहरे पर एक चंचल मुस्कान थी। झू झेंग मेहनती दिखता था, लेकिन तियानहाई सिटी के बाहर जियांगनन रीजन की ताकत बाकियों से बहुत कमजोर थी। असल में झू झेंग की असली क्षमता सीमित थी। वो ज्यादा आत्मकेंद्रित था और प्रबंधन में बस औसत से थोड़ा बेहतर। झू झेंग का चेहरा एक पल के लिए फीका पड़ा, मगर फिर वो जल्दी ही अपनी नाराजगी छिपाते हुए मुस्कुराया। ये सब तो सिर्फ इसलिए क्योंकि आप यहां हैं। झंग यी ने उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे कोई वरिष्ठ अपने अधीनस्थ को समझाता है। ठीक है, सबने मेहनत की है,
मुझे याद रहेगा। पहले जो मिला है उसे इस्तेमाल करो, सब धीरे धीरे होगा। लालच मत करो, खाना भी एक बार में नहीं, एक कौर में खाया जाता है। झंगी ये कहकर मुड़ गए और यांग एक्साइन से बात करने लगे। झू झेंग मजबूर होकर लाउंज से बाहर निकल आए। वो अपने कमांड सेंटर के लाउंज में लौटे और झू वायु व अपने सेक्रेटरी लैन जिनचिंग को बुलाया, जिन्हें हाल ही में वापस बुलाया गया था। लैन जिनचिंग पहले गलती कर चुका था। उसे सच पता था पर उसने रिपोर्ट नहीं किया था, इसलिए झू झेंग ने उसे कुछ समय के लिए निर्वासित कर दिया था। लैन जिनचिंग को लगा था कि वो कभी वापस केंद्र में नहीं आ पाएगा, मगर अब झू झेंग ने अपना मन बदल लिया था। आखिरकार झू झेंग के आसपास अब ज्यादा भरोसेमंद लोग बचे ही नहीं थे। ब्लिजर्ड सिटी में ताकतवर लोग डेंग परिवार की तरफ झुक रहे थे, क्योंकि सबको पता था कि डेंग शेंटोंग अब झंग यी से सीधे जुड़ चुका है और आधिकारिक तौर पर उसी की टीम का हिस्सा है। झू झेंग सोफे पर बैठा था, माथे पर बल लिए, और लंबे समय बाद एक सिगरेट सुलगाई। कुछ देर बाद हु वायु और लैन जिनचिंग अंदर आए। काफी समय बाद दोनों की मुलाकात हुई। झू वायु ने हल्के से सिर झुकाकर लैन जिनचिंग को नमस्ते किया, ज्यादा बात नहीं की। लैन जिनचिंग जानता था कि झू वायु असल में बस 4 साल की है, दुनियादारी की समझ अभी नहीं रखती। भले ही उसे उसकी वजह से सजा मिली थी, वो अब कुछ नहीं कहता था, बस चाहता था कि एक दिन झू वायु को याद रहे कि वो उस पर एक एहसानमंद है। दोनों दफ्तर में दाखिल हुए और देखा कि झू झेंग गंभीर चेहरा लिए बैठे हैं। उन्होंने सफेद शर्ट के ऊपर एक गूज डाउन वेस्ट पहन रखा था। कमरे में तापमान काफी गर्म था, इसलिए लैन जिनचिंग सिर्फ एक पतली शर्ट में था। लेकिन झू झेंग अब 60 से ऊपर थे, उम्र असर दिखा रही थी। भले ही उन्हें बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिली थी, पर वो एनहांस्ड म्यूटेंट नहीं थे। पिछले 4 सालों में उन्होंने हर रात भविष्य की अनिश्चितता में चिंता में बिताई थी। उनके बाल लगभग पूरी तरह सफेद हो चुके थे, इसलिए उन्हें हर कुछ दिन में बाल रंगवाने पड़ते थे, ताकि दूसरों के सामने अपनी ऊर्जा और नेतृत्व की छवि बनाए रख सकें। फादर, झू शुआई, दोनों ने नजदीक आकर सलाम किया। झू झेंग ने सिर उठाया, उन्हें देखा और पास के सोफे की ओर इशारा किया। बैठो, काफी वक्त हो गया है साथ बात किए हुए। चैप्टर 2305, ब्रह्मांड का महान परिवर्तन। झू झेंग ने झू वायु और लैन जिनचिंग को सामने बैठने का इशारा किया। झू वायु आज्ञाकारी ढंग से वहां बैठ गई, दोनों हाथ घुटनों पर रखे हुए, एक शब्द भी नहीं बोली, बस शांत निगाहों से झू झेंग को देखती रही। उसे लगता था कि वुलुयन एम्पायर जाने का उसका निर्णय बिल्कुल गलत नहीं था। उसने सिर्फ अपने दिल की सुनकर काम किया था, तो गलती कहाँ थी? उसका मन बेहद पवित्र था और झू झेंग के सामने भी वही शांति और दृढ़ता बनी हुई थी। झू झेंग हल्के से मुस्कुराया और बोला, इस बार वुलुयन एम्पायर में तुम्हें काफी कुछ हासिल हुआ, है ना? झू वायु ने ईमानदारी से सिर हिलाया और जवाब दिया, मैंने वहां 2 दर्जन से ज्यादा लिजर्डमैन को मार गिराया, जिनमें एक ब्लैक चैरियट लेवल इप्सिलॉन और 2 व्हाइट चैरियट लेवल इप्सिलॉन्स थे। उनकी मूल शक्ति बहुत स्वादिष्ट थी। अब मेरा एबिलिटी इंडेक्स 28,000 पॉइंट्स तक पहुंच गया है। ये कहते हुए उसकी आवाज में हल्की सी खुशी थी और उसकी नजरों में एक मासूम गर्व झलक रहा था, जैसे कह रही हो, अब तो मुझे शाबाशी दो। झू झेंग की आंखों में कोमलता उतर आई। उसने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, सच में, वो मेरी बेटी है, असाधारण। झू वायु ने युअन कोंगे की क्षमताओं को पूर्ण रूप से विरासत में पाया था और ली लिंगशु के विशेष प्रशिक्षण ने उसकी शक्ति को अविश्वसनीय स्तर तक विकसित कर दिया था। उसे किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी। वो किसी भी एलियन या बीस्ट की मूल शक्ति को सीधे अवशोषित कर सकती थी और उनकी विशेष क्षमताएं भी हासिल कर सकती थी। अगर उसकी किसी कमजोरी की बात करें तो वो ये थी कि वो शक्ति बहुत तेजी से प्राप्त कर लेती थी। सीखना आसान था,
मगर पूरी तरह साधना कठिन। इसलिए वो हर क्षमता का उपयोग कर सकती थी, पर उतनी महारत नहीं रखती थी जितनी मूल धारक के पास होती थी। ये बात वुलुयन एम्पायर में सन ऑफ वेदरिंग के खिलाफ हुई लड़ाई में साफ नजर आई थी। ज़ू झेंग के मन में गर्व की लहर दौड़ गई, मगर जल्द ही उसे कुछ याद आया और उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई। लगता है इस बार तुमने जो किया वो सही था। इन सालों में मैंने हमेशा तुम्हें अपने पास रखा, क्योंकि डर था कि कहीं तुम पर कोई संकट ना आ जाए। वो गहरी सांस लेकर बोला, तुम्हें पता है ना, एक बूढ़े पिता का अपनी बेटी के लिए डर कैसा होता है, कि कहीं वो बाहर की दुनिया में किसी मुसीबत में न फंस जाए। लैन जिनचिंग ने तुरंत सिर हिलाया। ज़ू शुआई, मैं आपकी भावनाएं पूरी तरह समझता हूं। उसने ज़ू वायु की ओर देखा। लेकिन अब देखिए मिस ज़ू, वायु अब बड़ी हो चुकी है। उन्हें अब अपने दम पर बाहर निकलना चाहिए। सिर्फ इसी तरह वो अपनी स्वाभाविक प्रतिभा और क्षमता को और गहराई से उभार सकेंगी, और सिर्फ इसी तरह वो उस गद्दार को भी हरा सकेंगी जो अब बहुत दूर जा चुका है। ज़ू झेंग का विश्वस्त होने के नाते लैन जिनचिंग भली भांति जानता था कि ज़ू झेंग के दिल में क्या चल रहा है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो वो सिर्फ ज़ू वायु की सुरक्षा के लिए नहीं डरता था, वो गांव चंगकोंग से डरता था, जो अब भारत में लगातार मजबूत हो रहा था। पिछले 2 सालों में अंतर्राष्ट्रीय स्थिति काफी स्थिर रही थी और उन्हें दूसरे देशों से जानकारी प्राप्त करने के स्रोत भी मिल गए थे। हर हफ्ते साउथ वेस्ट रीजन से गांव चंगकोंग की गतिविधियों की जानकारी आती थी। कहा जाता था कि अब 8 इमॉर्टल्स में गांव चंगकोंग की स्थिति शीर्ष 3 में पहुंच चुकी है। अगर सिर्फ शक्ति की बात करें तो अब केवल इंद्र ही उसे दबा सकता है। जितना ये सब बढ़ता गया, उतनी ही ज़ू झेंग की बेचैनी भी बढ़ी। वो अक्सर डरावने सपनों में देखता था गांव चंगकोंग ब्लिजर्ड सिटी लौट आया है और उसके पूरे परिवार का अंत कर दिया है। ज़ू झेंग ने दोनों की ओर देखते हुए गंभीर स्वर में कहा, जियांगनन रीजन के सर्वोच्च कमांडर के रूप में मैं हमेशा इस पूरे क्षेत्र के विकास और इसके लोगों के अस्तित्व की चिंता करता रहा हूं। मैं मानता हूं कि प्रलय अपकलिप्स के बाद सामूहिक जीवित रहने के लिए कुछ लोगों के हितों की बलि देनी पड़ी, इसलिए मैंने बहुतों की नफरत भी कमाई। आज पता नहीं कितने लोग होंगे जो मुझे मारना चाहते हैं, और उनमें से जिससे मैं सबसे ज्यादा डरता हूं वो है गांव चंगकोंग, जो भारत चला गया। वो ज़ू वायु की ओर सीधा देखता हुआ बोला, ज़ू वायु, अब तुम बड़ी हो चुकी हो। 28,000 पॉइंट्स का एबिलिटी इंडेक्स तुम्हें पूरे हुएक्सू किंगडम में सबसे ऊपर रखता है। हु डन और हो तू जैसे 2 राक्षसों को छोड़ दे तो बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हें हरा सके। मुझे लगता है कि गांव चंगकोंग को भी भारत में दबाया जा रहा होगा। भारत के लोग मूर्ख नहीं हैं, वो कभी किसी विदेशी को पूरी तरह शक्ति नहीं देंगे। ज़ू झेंग की नजरों में अब क्रोध की चमक थी। वो है गांव चंगकोंग को मारना और जियांगनन रीजन के आखिरी छिपे खतरे को मिटा देना। सही मायने में कहा जाए तो ये ज़ू झेंग का खुद का छिपा डर था, क्योंकि शुरुआत से लेकर अब तक गांव चंगकोंग का निशाना वही था, और उसके जैसे ऊंचे पद वाले अधिकारी जिन्होंने पुराने समय में कमजोरों और बूढ़ों की बलि दी थी। ज़ू वायु की आंखों में हल्का भ्रम झलका, लेकिन उसने फिर भी सिर हिला दिया। उसके लिए तो ये सरल था। अगर पिता कह रहे हैं कि गांव चंगकोंग को मरना चाहिए, तो वो मौका मिलते ही उसे मार देगी। उसे इसमें कोई गलत बात नहीं लगती थी। ज़ू झेंग ने बात पूरी की और फिर लैन जिनचिंग की ओर देखा। उसके मन में एक गहरी सांस निकली। ज़ू वायु की घटना के लिए लैन जिनचिंग को सजा मिली थी, मगर किसे पता था कि वही सजा एक आशीर्वाद बन जाएगी। ज़ू वायु और भी शक्तिशाली बन गई और ज़ू झेंग की सुरक्षा और मजबूत हो गई। सच्चाई तो ये थी कि लैन जिनचिंग सही था, लेकिन एक नेता होने के नाते ज़ू झेंग कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं कर सकता था। तुमने ज़ू वायु को मेरी अनुमति के बिना ब्लिजर्ड सिटी से बाहर जाने में मदद की। ये अनुशासनहीनता थी।
लेकिन तुम्हारी वर्षों की निष्ठा और ज़हू वायु के सुरक्षित लौट आने को देखते हुए मैं इस बार तुम्हें माफ करता हूं। आज से तुम फिर से सेक्रेटेरिएट में लौटो और अपना काम जारी रखो, लेकिन याद रखना ये गलती दोबारा नहीं दोहराई जाएगी। ज़हू झेंग के स्वर में चेतावनी की कठोरता थी। विश्वासघात वो चीज है जिसे कोई भी नेता कभी बर्दाश्त नहीं करता। सामान्यतः अगर उसने लैन जिंचिंग की सजा कम भी कर दी होती तो भी उसे सचिव पद पर वापस नहीं आने देता, लेकिन अब उसके पास कोई और विश्वसनीय व्यक्ति नहीं बचा था। इसलिए लैन जिंचिंग की छोटी गलती को नजरअंदाज करना ही एकमात्र रास्ता था। लैन जिंचिंग के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। उसने सिर झुकाते हुए कहा, आपके क्षमा के लिए धन्यवाद जनरल ज़हू। अब से मैं आग में कूदने से भी नहीं डरूंगा। ज़हू झेंग की निगाहें धीरे धीरे खिड़की की ओर मुड़ी। इस समय ब्लिजर्ड सिटी में गहमा गहमी थी। पूरे हुएक्सू किंगडम के श्रेष्ठ लोग वहां एकत्र हो रहे थे। सब जानते थे आज से हुएक्सू किंगडम में एक विशाल परिवर्तन आने वाला है। मैं सबसे कम समय में ज़हू वायु को बिशप लेवल एलियन बनाऊंगा। उस वक्त तक गांव चंगकोंग मेरे लिए कोई खतरा नहीं रहेगा। ज़हू झेंग ने मन ही मन निश्चय कर लिया। झंग यी से वादा किए गए संसाधन मिलते ही वो पहले ज़हू वायु की शक्ति को सर्वोच्च स्तर तक पहुंचाएगा, और जो संसाधन बचेंगे वो अब केवल बड़े परिवारों में बांटे नहीं जाएंगे, क्योंकि इस प्रलयकाल की दुनिया में अगर शक्ति और पद चाहिए तो सैन्य बल पर अधिकार जरूरी है। ब्लिजर्ड सिटी अब अपनी युद्ध शक्ति बढ़ाने का समय आ गया है। प्यारे दर्शकों, प्लीज वीडियो को 800 लाइक और कमेंट जरूर करें। देखते हैं इस बार हमें कितने लाइक्स मिलते हैं। प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।